सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने पॉलिटी सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। जिसने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने पूरा जो घटना चक्र में जो पॉलिटी का जो पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला चैप्टर था उसको हम लोग ने अच्छे से कवर किया है। ठीक है, उसी सीक्वेंस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल वीडियो अपलोड हो जाना था बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो आज अपलोड सुबह सुबह ही हम कर देंगे। बट ये हम लोग जो अपना सीक्वेंस पकड़े हैं इसको नहीं ब्रेक करेंगे। हम लोग डेली रात में 7 से 8 बजे के अराउंड क्लास होता है एंड देन उसको अपलोड 10 बजे के अराउंड कर दिया जाएगा, जो आप लोग चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, कल हाँ मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियोस बट किसी कारणवश उसको अपलोड नहीं कर पाया हम। आज फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं इस चीज़ का। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, आपको लग रहा होगा हम ये टॉपिक क्यों उठाए, बट स्टिल इससे 82 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके का ट्रिक अपनाएंगे ताकि हम लोग को क्या हो, हैवी ना लगे। एक बहुत लेंदी चैप्टर लेंगे बहुत बड़ा जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन है, एक छोटा चैप्टर लेंगे जिसमें 100 से कम क्वेश्चन है, ताकि हमारा क्या हो, बैलेंस बना रहे और एक फ्लोर आए। ठीक है, लेट स्टार्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहले क्लासेस की तरह ही थोड़ा हम लोग बेसिक आइडिया ले लेते हैं एंड देन फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संविधान में संशोधन। ठीक है, जैसे कि हमारा जो संविधान था वो कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, एडॉप्ट हुआ था कब, एडॉप्ट 26 नवंबर 1949 को हुआ था और उसको क्या किया गया था, लागू कब से किया गया था, इन्फोर्स में कब से आया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था और आज जो जो 2026 चल रहा है, क्या यहाँ पे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस नहीं बदले होंगे? बदले होंगे, समय के साथ चीज़ें बदली हैं काफ़ी चीज़ें। तो उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी क्या करना चाहिए, इवॉल्व करना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ऐड करने चाहिए, जो नीड नहीं है उसको हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से जो चेंजेस किया जाता है हमारे संविधान में, क्योंकि हमारा देश जो है वो कैसे चलता है, हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार चलता है। तो हमारा संविधान में जो लिखा होगा उसके अनुसार चलेगा। तो हमारे संविधान अगर टाइम के साथ इवॉल्व नहीं कर रहा है तो देश उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे वैसे क्या किया जाता है, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उसी चेंजेस को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया का कैसा है। क्या हम लोग इजीली तरीके से हमारे संविधान को बदल सकते हैं? क्या बहुत डिफिकल्ट होता है बदलना? नहीं, हमारा जो संविधान है ये मिक्स या फिर ब्लेंड कह लो। ठीक है, ब्लेंड है किसका, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो देश है यूएसए, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है। उसको बदलना बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा जैसे वोटिंग वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना बहुत रिजिड प्रोसेस होता है। जबकि अगर फ्लेक्सिबल का बात करें तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। वो इजीली तरीके से क्या किया जाता है, उसको अमेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दोनों का ब्लेंड है, मिक्सचर है, किसका, रिजिडिटी का एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। हमारा संविधान को बदलना इतना भी रिजिड नहीं है और इतना भी ईजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि हमारे संविधान को बदलने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे आर्टिकल प्रोवाइडेड है। हाँ है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पूरा प्रोसेस लिखा गया है कि कैसे हमारे संविधान को बदला जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 368 और पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो जो अमेंडमेंट होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, एक होता है क्या, सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेक्टिफिकेशन, विथ स्टेट। ठीक है, 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है। अब देखो ये जो सिंपल मेजोरिटी होता है ना, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रेजेंट एंड वोट। प्रेजेंट एंड वोट का मतलब क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट में मीटिंग हुआ। ठीक है, तो मीटिंग के दौरान लोकसभा में टोटल मान लेते हैं 400 मेंबर अवेलेबल थे, तो 400 मेंबर उस बिल पे क्या करेंगे, वोट करेंगे। अब उस बिल पे जो वोटिंग होगा उसका सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो 400 का सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, डिवाइड कर दो 2 से, तो 200 हो गया। ये 200 क्या हो गया, आधा हो गया। तो 201 अगर वोट मिल जाता है उस बिल पे तो उस बिल को क्या किया जाएगा, पास मान लिया जाएगा उस हाउस से। तो इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो एक चीज याद रखना है कि ये जो सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से जो भी अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना 3 तरीके का अमेंडमेंट होता है, बट जो पहला तरीके का अमेंडमेंट होता है जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी जो होता है ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं कवर होता है। बाकी जो होता है स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विथ हाफ ऑफ स्टेट रेक्टिफिकेशन, उसमें वो तुम्हारा आर्टिकल 368 के अंदर कवर होता है। ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी का केस आप लोग समझ लिए। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेजोरिटी। देखो स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड वोट का मेजोरिटी अभी बताए कैसे होता है, प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ, सॉरी एक सेकेंड,
मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होगा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब टोटल मेंबरशिप इन द सेंस क्या, कितने हाउस में पर्सन है, ठीक है, जैसे कि 245 सीट्स है राज्यसभा का, ठीक है, 550 है लोकसभा का, तो उस ये हो गया टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी क्या हो जाएगा, इसका मेजोरिटी क्या हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 275 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका आप लोग देख लो, ठीक है। तो जो स्पेशल मेजोरिटी होता है उसमें वोटिंग कैसे होता है, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट, प्रेजेंट एंड वोट, ये अगर जो डेटा है वो फुलफिल होगा तभी बिल को क्या किया जाएगा, उस हाउस से पास माना जाएगा, और ऐसे दोनों हाउस से पास होगा तब जाके वो कहीं ना कहीं आगे चल के क्या करेगा, अमेंड करेगा हमारे संविधान में, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेक्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट में इस प्रोसेस में पास होगा और फिर वो पास, पार्लियामेंट में पास होने के बाद वो बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर जाएगा, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि 28 स्टेट है, 28 स्टेट का हाफ क्या हो जाएगा 14, तो 14 स्टेट में अगर सिंपल मेजोरिटी, अब सिंपल मेजोरिटी क्या है वो बता दिए, तो सिंपल मेजोरिटी से 14 स्टेट में अगर बिल पास होगा तब माना जाएगा कि क्या हो, वो स्टेट से भी बिल पास हो गया है, ठीक है। तो ये होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। अगर आपको जानना है कि ये क्या होता है तो रुकिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई डाउट न रहे। देखो प्रेजेंट एंड वोट मान लेते हैं हमारा लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है टोटल मेंबर 400 का है, ठीक है, 400 का स्ट्रेंथ है, और 400 का स्ट्रेंथ है तो 400 का मेजोरिटी क्या हो जाएगा 201 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला बात। दूसरा आता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोट। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज डेट कि 400 मेंबर का स्ट्रेंथ है, बट जिस दिन बिल पास होना था उस दिन टोटल मेंबर कितना आया क्लास में, मतलब क्लास बोल रहे हैं मतलब लोकसभा में टोटल मान लेते हैं 300 पीपल प्रेजेंट था, ठीक है, और बिल पे वोट होना था। अब बिल पे जो वोट होगा तो 300 का 2/3 क्या हो जाता है, 300 का 2/3 देख लो भाई क्या हो गया, ठीक है 200 हो गया। अब 300 का 2/3 क्या हो गया 200 हो गया, ठीक है। और हमको मेजोरिटी कितना चाहिए था 201 चाहिए था। अगर अब ये 200 लोग पूरा एकदम बिल पे ना क्या बोलते हैं मोहर भी लगा देंगे तब भी ये बिल पास नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट एंड वोट का तो 2/3 वोटिंग हो गया, बट मेजोरिटी जो स्ट्रेंथ का है वो क्रॉस नहीं कर पाया। अगर यही देख लो, यही अगर क्या होता, एक मिनट, यही अगर जैसे कि 360 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, 400 स्ट्रेंथ है, 400 स्ट्रेंथ के लिए मेजोरिटी हमको कितना चाहिए 201 चाहिए। अगर वोटिंग 201 क्रॉस कर जाता है तो हम समझेंगे वो बिल उस क्या बोलते हैं हाउस से पास हो गया। सपोज डेट कि प्रेजेंट एंड वोट 360 लोग प्रेजेंट है और 360 का 2/3 क्या होता है, तो बताओ 1 2, ठीक है, तो 240, ठीक है। अगर प्रेजेंट एंड वोट यानी 360 लोग प्रेजेंट है हाउस में, 240 लोग ने अगर वोट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 240 क्या है, ये 240 2/3 इसका 2/3 भी हो गया और साथ ही साथ 201 यानी जो टोटल मेंबरशिप है उसको भी क्रॉस कर गया, उसकी मेजोरिटी को भी क्रॉस कर गया, तब हम कहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उस हाउस से पास है। ऐसा ही लोकसभा से भी पास करना होगा और राज्यसभा से भी पास करना होगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बिल पास हो जाता है तो वो कहाँ कहा जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देगा, और ये प्रेसिडेंट को जो अप्रूवल है ये ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसको होल्ड नहीं कर सकता है, उसको विड्रॉल नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, उसको एसेंट देना क्या है ऑब्लिगेटरी है। तो ये ऑब्लिगेटरी क्या पहले से था, नहीं पहले से नहीं था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको ऐड किया गया है कि प्रेसिडेंट को ये ऑब्लिगेटरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे अपना एसेंट प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा प्रोसेस, ये हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी प्रोसेस। अब देखो पार्लियामेंट में ऐसे पास हो गया बिल, अब स्टेट के पास जाएगा, टोटल 28 स्टेट है, 28 स्टेट में अगर 14 स्टेट में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है बिल, स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से मतलब प्रेजेंट एंड वोट का आधा से थोड़ा, आधा से एक ज़्यादा, अगर इतना से बिल पास हो जाता है तो समझा जाएगा कि उस स्टेट से पास हो गया। अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसमें कि स्टेट का जरूरत होता है, अगर वो स्टेट के पास आता है तो स्टेट के पास क्या क्या ऑप्शन होता है, स्टेट के पास ऑप्शन होता है या तो वो रेजोल्यूशन को यानी जो बिल है उसको पास कर दे, या तो क्या करे उसको रिजेक्ट कर दे, ये दो ऑप्शन स्टेट के पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम फ्रेम ये हम देख के बताएंगे, टाइम फ्रेम है आई थिंक इसमें, ठीक है, ये हमको ध्यान में नहीं है। तो ये हो गया हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो हम एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और बताते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब भी आता है ना तो उसमें प्रायर परमिशन जो होता है प्रेसिडेंट का वो नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा
जब भी बिल जो लाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये दोनों किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का पार्ट है। दैट्स मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता। और पार्लियामेंट में भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्राइवेट मेंबर हो या फिर तुम्हारा मिनिस्टर हो, कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, सपोज दैट बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया बट राज्यसभा उस पर साइन नहीं कर रहा है। ठीक है, राज्यसभा से वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो क्या वो बिल के लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बैठा पाएगा? एक सेकेंड, तो प्रेसिडेंट क्या ज्वाइंट सीटिंग बैठा पाएगा? ज्वाइंट सीटिंग किस में आता है? 108 में ना। तो ज्वाइंट सीटिंग याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं होता है। बिल कोलैप्स हो जाएगा अगर यहाँ से पास हो गया, अगर यहाँ से पास नहीं हो पा रहा है तो बिल कोलैप्स हो जाएगा, उस पर कोई भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट तो बता दिए कि प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है साइन करना। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बात बता देते हैं, उसके बाद हम लोग ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग घुसेंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें। एक सेकेंड, तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, कौन कौन सा बिल जो होता है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है? कौन सा बिल होता है? ठीक है, कुछ कुछ याद रखो, सारा नहीं याद रखना है बट कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, सिटीजनशिप, चौथा डिलिमिटेशन कमीशन, पांचवा कोरम ऑफ हाउस, स्टेट नेम चेंज, बाउंड्री चेंज, नेम चेंज, बाउंड्री चेंज। ठीक है, 7वां पॉइंट याद रखो, सेकेंड शेड्यूल, 2nd शेड्यूल। 8वां याद रखो, लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना या फिर फॉर्म करना। और कोई है? बस इतना ही याद रखो। ठीक है, ये 8 पॉइंट याद रखो कि अगर 5th शेड्यूल में कोई बदलाव करना है, 5th शेड्यूल में कोई बदलाव करना है, 5th शेड्यूल में कोई बदलाव करना है, 6th शेड्यूल में कोई बदलाव करना है, सिटीजनशिप में कोई भी चेंजेस करना है, डिलिमिटेशन करना है, या फिर कोरम जो होता है कितना मेंबर प्रेजेंट होगा वो बढ़ाना घटाना है, या फिर स्टेट में क्या बोलते हैं स्टेट का नाम चेंज करना है, स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, स्टेट फॉर्म करना है, या फिर 2nd शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी है। ठीक है, 2nd शेड्यूल क्या होता है? अलॉटमेंट्स वगैरह, जो प्रेसिडेंट का पैसा कितना आता है वो सबसे रिलेटेड कुछ भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में बनाना, किसी स्टेट का एबोलिश करना, तो ये सब अगर बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। उसका अमेंडमेंट होता तो है बट वो सिंपल मेजोरिटी से होता है, और हम बताएं कि जो भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के अंदर कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ याद रख लेना सिंपल मेजोरिटी से क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, स्पेशल मेजोरिटी देख लेते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में दो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। स्पेशल मेजोरिटी में जिसमें स्टेट का रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में दो आता है, सबसे पहला दो नहीं आता है, बहुत आता है बट दो याद रखना, एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरा है डीपीएसपी। इन दोनों चीज में कोई भी बदलाव करना है तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करना पड़ेगा, चाहे फंडामेंटल राइट जोड़ना है या फंडामेंटल राइट्स में से कोई फंडामेंटल राइट्स को हटाना है। ठीक है, तो ये जो भी चेंजेस होगा ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत होगा और वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लास्ट की स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट रेक्टिफिकेशन। स्टेट रेक्टिफिकेशन तभी लगता है जब वो बिल कहीं ना कहीं फेडरल फीचर को क्या बोलते हैं इम्पैक्ट कर रहा है। फेडरल फीचर यानी स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट अगर उस बिल में है तो उस बिल को स्टेट से रेक्टिफिकेशन मिलना मैंडेटरी है। ठीक है, तो कौन कौन सा आ जाता है देख लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में स्टेट का क्यों रोल है भाई? क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शंस में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर भी वोट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किससे संबंधित, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी बदलाव करना है तो उसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट लगेगा। दूसरा जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल जो है इसमें भी अगर कोई भी बदलाव करना है तो भी तुम्हारा क्या होगा, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा। आप हमको थोड़ा सा बताना तो ये सही लिखे कि नहीं। स्टेट जीएसटी काउंसिल जो है आई थिंक 273A में आता है, एक बार चेक करिएगा आप। ठीक है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी कब लाया गया था? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। नेक्स्ट आते हैं तीसरा 7th शेड्यूल।
7 शेड्यूल में क्या है हमारा 3 लिस्ट आ जाता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। इन तीनों में भी कोई बदलाव करना है, जैसे स्टेट से कोई सब्जेक्ट उठा के कॉन्करेंट में डाल दिया, यूनियन से उठा के तुम्हारा कॉन्करेंट में डाल दिया, स्टेट से उठा के यूनियन में डाल दिया, तो इस तरीके का कोई भी बदलाव करना है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा और वो 368 के तहत ही पास होगा और इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी इसका पावर घटाना है, जुडिक्शन बढ़ाना है, कोई भी चेंजेस है तो इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है। पांचवा, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में कोई भी चेंजेस करना है। छठा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कोई भी चेंजेस करना है तो देखो ये क्या हो गया, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों में भी कोई भी चेंजेस करना है तो उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट लगेगा। सत्वा होगा ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। सत्वा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, स्टेट इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अगर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन को लेके कोई भी बिल आता है तो वो बिल भी क्या होगा, एक सेकेंड हैंग कर गया क्या, तो वो भी क्या होगा, स्टेट का उसमें रेक्टिफिकेशन चाहिए। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट होता है उसके प्रोसेस में उसमें कोई भी बदलाव करना है, आर्टिकल 368 में कोई भी चेंजेस करना है तो उसमें स्टेट रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक सेकेंड भाई रुकिए, ठीक है। तो ये बात हो गया, यहाँ पे एक बार आप लोग देख लो, ठीक है। कौन कौन सा है, जीएसटी काउंसिल, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, 7 शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 368। इसमें कोई भी बदलाव करना है तो इसमें स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेक्टिफिकेशन, हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने नोट्स पे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या लिखा है इसमें, आई थिंक सब चीज़ कवर ही हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखते हैं, एक बार रीड कर देते हैं, ठीक है। यही वाला चैप्टर था ना भाई, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ओ माय गॉड, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नीड टू पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद स्पेशल मेजोरिटी, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है, इन द हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, बता चुके हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा आर द subject where special majority of parliament with rectification of half of the state legislature for the amendment is required. Any amendment in the provisions of constitutions by simple majority in the house is not included under the amendment article 368, ठीक है। जो भी simple majority से होता है वो article 368 के अंदर नहीं होता है, ठीक है। This included provisions regarding the admission or establishment of new state, alteration of name, area boundary, तो simple majority में क्या क्या subjects आते हैं वो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसे संदर्भ रखता है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 3 से 4 चीज किया गया था। एक तो आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था। साथ ही साथ जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म चल रहा था उसको भी देखा गया था, ठीक है। तो याद रखना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो 1951 में आया था। 9 शेड्यूल, आर्टिकल 31A, 31B ये सब ऐड हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था एंड इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे चेंजेस हमारे संविधान में किए गए थे। क्या क्या किए गए थे वो जब हम लोग प्रॉपर अमेंडमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 50, बस इतना याद रखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd को कहते हैं। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को क्या किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ किस सब शेड्यूल में आता है बताइए, 10 शेड्यूल जो है ये कवर करता है एंटी डिफ्लेक्शंस को। नेक्स्ट आते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1988 में आया था। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया था, इसमें क्या किया गया था, वोटिंग एज जो है वो 21 से क्या कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था, ठीक है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल भी याद रखिए, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1991 में हमारा जो दिल्ली था उसको नेशनल कैपिटल का दर्जा मिला, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल भी इंपॉर्टेंट है, 2002 में लाया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे क्या बोलते हैं, डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन तीनों चीज में बदलाव किया गया है। एंड जो राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 एज तक के बच्चे को, वो तुम्हारा क्या किया गया है, ऐड किया गया है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बात करेंगे तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। सो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2003 में लाया गया था। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ऐड किया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनका जो क्या बोलते हैं, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो फिक्स कर दिया गया था। वो कितने होते हैं, 15% इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर। स्टेट का बात करें तो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन का बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, ये 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो एड एंड एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, और वो बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। दिस कैन नॉट बी 15% मोर देन। तो याद रखना ये किस में जोड़ा गया था,
91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था 1993 में ना। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इंक्लूड किया गया था। हम लोग 73rd भी पढ़ चुके हैं, 74th भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रख लेना। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल भी याद रखो, क्योंकि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, ठीक है। 103 भी याद करो, क्योंकि 103 के तहत जो EWS कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको 10% रिजर्वेशन देने का बात किया गया था 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत, ठीक है। एक ये याद रखने ला, एक आता है केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस 1973 में बेसिकली लाया गया था एंड इसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अमेंड करता है क्लॉज, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना एक चीज़ कि 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है हमारा 1/3 ऑफ ऑल द सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। ये हम बताए थे जब हम क्या बोलते हैं पंचायत पढ़ाए थे, तो वहाँ पे बताए थे कि पंचायत में ऑलरेडी 1/3 रिजर्वेशन है, बट लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं रिजर्वेशन था, जिसको 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जितना भी इसमें पॉइंट्स था वो कवर हो चुका है। 1 मिनट, हाँ 25 मिनट हुआ है। 25 मिनट में हम लोग ने अपना चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। अब फटाक फटाक से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन करने में हमें क्या होता है, टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो फुल कवरेज हो जाएगा आपका, एक रिवीजन भी हो गया एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आपका अच्छे से चैप्टर क्या होगा, कवर हो जाएगा। सो लेट स्टार्टेड, क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली आर्टिकल 368 के तहत कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड किया जाता है, अमेंड किया जा सकता है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इन दोनों में ही जो मेंबर होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुन के जाते हैं, ठीक है, इलेक्टेड बाय द पीपल, या तो इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि राज्यसभा में हम लोग डायरेक्टली लोगों को नहीं चुनते, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोथ आंसर इज करेक्ट एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स है नहीं, चलो स्किप करते हैं। देखो जिस वाले आंसर के एक्सप्लेनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल डेटा मिलेगा तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी जिसमें ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं तो उस पर हम लोग बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में कौन सा बिल को पास किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल में ऐसा नहीं होता है। मनी बिल तो एकदम 14 दिन का नोटिस देता है राज्यसभा को, पास किया तो किया, नहीं हुआ तो वो राज्यसभा से पास माना जाएगा। तो इन तीनों का प्रोसेस अलग है, कैसे होता है वो हम लोग जब पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर द प्रोविजन ऑफ, तो हमारे संविधान को किस आर्टिकल के तहत अमेंड किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लेइंग डाउन द प्रोसीड्यूर ऑफ द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट करना कैसे है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 368 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। तो बताए थे अमेंडमेंट का जो बिल होता है वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी में भी बिल को इनिशिएट किया जा सकता है। तो ओनली लोकसभा नहीं, ओनली राज्यसभा नहीं, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर, एकदम ध्यान में रखना है, स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं आता है, ठीक है। आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी हाउस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल ऑफ द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी कर सकता है। देखो बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड, कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 and 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, under the prohibitions of article 368 of the Indian constitution, if the bill comes to Rajya Sabha legislative assembly after passing by the parliament of India for resolutions to rectifying, then तो जब बिल क्या होता है पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया है एंड वो स्टेट पे, यहाँ राजस्थान नहीं, देखो यहाँ देखो कि अगर बिल स्टेट के पास आता है तो स्टेट के पास क्या क्या उस रेजोल्यूशंस पे रिएक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो वो आइदर बिल को क्या कर दे, पास कर दे, आइदर रिजेक्ट कर दे, नो अमेंडमेंट शैल बी प्रपोन्ड टू सच अ रेजोल्यूशन, उस पर कोई भी अपना क्या बोलते हैं रिएक्शन नहीं दे, ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट ना हो। ये तीनों तुम्हारा ऑप्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है स्टेट के पास, ठीक है, ये हम बता चुके थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
According to the Indian Constitution, the constitutional amendment of the following topics requires consent of at least half of the state legislatures. ठीक है, तो किस किस में स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेंटमेंट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, ये हम बता चुके हैं, अच्छे से बताए हैं, तो ध्यान से मानिएगा. ठीक है, फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे. स्टेट, फेडरल यानी स्टेट से संबंधित कोई भी चीज आता है तो उसमें स्टेट रेक्टिफिकेशन चाहिए. राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बताए थे, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसमें कोई भी बदलाव करना है तो वो भी स्टेट रेक्टिफिकेशन में रिक्वायर्ड है. प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी आर्टिकल 368 का बात कर रहा है, इसमें कोई भी बदलाव करना है तो बताए थे वो भी तुम्हारा क्या होगा, रेक्टिफिकेशन चाहिए. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशंस इन द बाउंड्री ऑफ एंड द नेम ऑफ स्टेट, भाई ये नहीं होता है, ये तो सिंपल मेजोरिटी के अंदर आता है और सिंपल मेजोरिटी बताए थे आर्टिकल 368 के अंदर भी कवर नहीं होता है. ठीक है, तो हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 होना चाहिए. ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, ये सब पूरा पढ़ा चुके हैं तो नहीं जाएंगे डेप्थ में. नेक्स्ट, which one of the followings are matter on which constitutional amendment is possible only with the rectifications of the state legislatures of not less than half of the state. ठीक है, देखो ये वही क्वेश्चन है कि किसमें स्टेट रेक्टिफिकेशन हम लोग को चाहिए होता है. तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चाहिए होता है, बताए थे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट चाहिए होता है. 7 शेड्यूल में कोई बदलाव करना चाहिए होता है. एबोलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, भाई बताए थे ना, ये सिंपल मेजोरिटी से होता है. देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि याद रख लो. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या फिर एबोलिश करना होता है. तो हमारा आंसर 4 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा. तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ये रहा. ठीक है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली. भाई ओनली इसको ना देखते ही सारी काट दो. ठीक है, ओनली क्या होगा, नहीं होगा. राज्यसभा में बिल को भी इनिशिएट किया जा सकता है. तो 1 तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. नेक्स्ट, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक changes in the federal character of the constitution, the amendment also required to rectified by the state legislatures of all the state. देखो अब ये पूरा स्टेटमेंट तो सही है भाई, अगर स्टेट का फेडरल कैरेक्टर है तो उसमें हमको क्या होगा, स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा. बट यहाँ पे फोकस करो भाई, ऑल, क्या हम बताए थे ऑल स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए होता है, नहीं, हाफ स्टेट का बताए थे ना. टोटल जितना स्टेट है उसका आधा स्टेट अगर रेक्टिफाई कर देता है तो वो बिल पास माना जाएगा. तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया. तो नाइदर 1 नाइदर 2 करेक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये तो बहुत बड़ा है. ठीक है, विच इज अनमैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस. देखो अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोल रहा है विच इज अनमैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर. देखो आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से किया जाता है. बट जो सिंपल मेजोरिटी वाला चीज होता है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है. तो इसमें तुम्हारा डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जाता है, बिल को पास किया जाता है. ठीक है, तो देख लेते हैं. एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर और स्टेट, भाई ये हम बताए थे ना, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का क्या चाहिए, रेक्टिफिकेशन भी चाहिए और स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है. तो ये तो आर्टिकल 368 के अंदर कवर होता है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई बदलाव आर्टिकल 368 के अंदर आता है. इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 368 के अंदर आता है. क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट हम मेजोरिटी वाला में भी बताए थे, स्पेशल मेजोरिटी में बताए थे क्या, या फिर स्टेट वाले में नहीं. तो ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट है ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर से नहीं होता है. ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं भाई ये भी संबंधित नहीं है. टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं भाई ये भी संबंधित नहीं है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन द सेंटर एंड स्टेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर हो, एग्जीक्यूटिव पावर हो, जुडिशरी पावर हो, इसमें कोई भी बदलाव करना है वो तो फेडरल कैरेक्टर में आ जाता है. तो ये तो 368 के अंदर होता है. स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये तो साफ साफ 368 के अंदर होता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 5 और 6 हो जाएगा. देखिए 4 5 6 ये हमारा ऑप्शन है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 5 6 हो जाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो सब मिटा देते हैं. Which one of the following constitutional amendment was the first constitutional amendment which was ratifying by the state legislature according to the requirement of the provisions of article 368 of the constitution. Basically इसमें बोल रहा है, हम आपको बताए थे कि सबसे पहला constitutional amendment act कब आया था, 1951 में आया था, जो कि हमारा फर्स्ट constitutional amendment act था. इसमें बोल रहा है कि पहला constitutional amendment कौन सा है जिसमें स्टेट रेक्टिफिकेशन का रिक्वायर्ड पड़ा था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड constitutional amendment act. ठीक है, तो याद रखना है थर्ड constitutional amendment act 1954, थर्ड constitutional amendment act 1954 जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल है जिसके तहत स्टेट रेक्टिफिकेशन का रिक्वायर्ड पड़ा था. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बेसिकली हुआ क्या था, तो हमारा जो 33 जो सब्जेक्ट था उसको कॉन्करेंट लिस्ट में यानी 7 शेड्यूल में क्या किया गया था, ऐड किया गया था. ठीक है, इसलिए ये तुम्हारा पहला हो जाएगा. देख लेते हैं. दिस अमेंडमेंट्स रीएनैक्टेड एंट्री ऑफ 33 करेंट लिस्ट इन द 7 शेड्यूल. तो 7 शेड्यूल में 33 आइटम्स को डाला गया था. तो याद रखना कौन सा है जिसमें स्टेट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड पड़ा था, तो वो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954. ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट,
इन द इवेंट ऑफ अपर हाउस रिजेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द लोअर हाउस, बोल रहा है कि अगर लोअर हाउस से बिल पास हो जाए और अपर हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर दे तो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का क्या होता है। तो हम बताए थे कि जब एक हाउस से पास हो जाए और दूसरा हाउस रिजेक्ट ही कर दे तो उस केसेस में बिल क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड। ठीक है, बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में बी कन्वेंट टू कंसिडर द बिल। भाई हम बताए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं अवेलेबल है। ठीक है, द बिल हैज बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट डिस्पाइट द डिसअप्रूवल ऑफ द बिल। भाई कोई भी बिल को पास जब दोनों हाउस से होता है तभी वो बिल क्या होता है, पास माना जाता है। बिल शैल बी डीम्ड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इफ द लोकसभा पास इट अगेन। भाई लोकसभा 4 बार भी उस बिल को पास कर देना स्पेशल मेजोरिटी से तो भी वो बिल पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस बिल पे जितना लोकसभा का होता है। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल बिल, मनी बिल को छोड़ के। ठीक है ना, मनी बिल को छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम बताए थे कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होता बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर एसेंट। बताए थे ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत क्या किया गया था, ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेगा उस बिल पे। ठीक है, नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कोई भी ज्वाइंट सिटिंग रिक्वायर्ड नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। 1 क्या है हमारा, गलत है। तो देखो 1 गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3 हो जाएगा। देखो 2022 का क्वेश्चन है, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 दो मेथड को प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली हाँ, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेक्टिफिकेशन। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली लोकसभा, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। इन केस एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कैन बी समन्ड, फॉल्स हो जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे। प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो डेफिनेटली ट्रू होगा। वीटो का मतलब होता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कि वो बिल को रिजेक्ट कर दे या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। उनको एसेंट देना क्या होता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 2 और 3 क्या है, गलत है। तो हमारा 1 एंड 4 होगा। कहाँ है 1 1 4, 2 एंड 3 गलत है, 1 एंड 4 ये वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। The President's power to veto a bill for amendment of the Constitution has been taken away by substituting the word shall give his assent by विच अमेंडमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है तो किस अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर होता था कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पे उसको छीन लिया गया है। ठीक है, तो वो हम बताए थे 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो बिल है उस पर मैंडेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट को एसेंट देना। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1971 में। ठीक है, 24 Constitutional Amendment Act, it is compulsory to the President to give his assent on the Constitutional Amendment Bill. ठीक है, next, which one of the following statement is correct regarding the Article 368 of the Constitution? तो 368 को लेके क्या करेक्ट है। ठीक है, so Article 368 was amended by the 24 Constitutional Amendment Act 1971. तो definitely 24 Constitutional Amendment Act के तहत क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। सॉरी मिनट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 2016 के तहत जो 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला है वो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था वो आर्टिकल 368 के अंदर आया था। ठीक है, इसलिए ये बोथ क्या है, आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जीएसटी, तो जीएसटी बताया था, जीएसटी के द्वारा ही जीएसटी काउंसिल बनाया गया था। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या चेंजेस किए गए थे। सबसे पहले जो पार्लियामेंट का जो पावर था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, ठीक है, वो क्या किया गया था, वो चेंज किया गया था। और दूसरा ये कंपलसरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज फर्स्ट बिल ऑफ फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड? तो 1951 में हमारा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था।
नेक्स्ट आता है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1951 किससे संबंधित है? सिक्योरिटी ऑफ कंट्री नहीं, सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रोटेक्ट एग्रीगेरियन रिफॉर्म ऑफ सर्टेन स्टेट, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हम बताए थे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो लैंड रिफॉर्म्स था, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स था, ये बहुत ज़्यादा चल रहा था उस समय, इसलिए वो इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, 9th शेड्यूल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? तो बताए थे 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। देख लो आर्टिकल 31A 31B 9th शेड्यूल और प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म इन सर्टेन स्टेट जो है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जोड़ा गया था। Next, which of the following schedule of the constitutions was added by the first constitutional amendment act? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा शेड्यूल को जोड़ा गया है? 9th शेड्यूल को। आप हमको बताओ एंटी डिफ्लेक्शन यानी 10th शेड्यूल जो है ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? अभी हम जब ऊपर क्लासेस करवा रहे थे तो उसमें हम बताए थे। ठीक है, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ, देखिए जरा कितना याद है आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, in India, which of the following constitutional amendment was widely believed to enact or to overcome judicial interpretation of fundamental right? Basically बोल रहा है कौन सा constitutional amendment जो है ये believed करता है to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट। तो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल क्या है भाई? 9th शेड्यूल में जैसे कोई भी क्या बोलते हैं अमेंडमेंट किया जाता था उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था। तो 9th शेड्यूल पे क्या होता था, कोई भी क्या होता था जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था। तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता था मतलब जुडिशरी के पावर को ओवरकम करता है 9th शेड्यूल। ठीक है, बट आगे चल के 2007 में जो IR किल्हो केस आया उसके तहत फिर वो 9th शेड्यूल में भी जो भी अमेंडमेंट डाला जाता है वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the age of judge of the Supreme Court shall be determined by such authority in such manner as Parliament may by law provide inserted in। तो ये किस में इंसर्ट किया गया था? तो ये याद रखना है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रोवाइड किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उनका एज क्या होगा ये डिटरमाइन किया जाएगा, जो पार्लियामेंट का जो लॉ पास होगा उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। तो ये किस में किया गया है? 15 शेड्यूल में, 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, कब आया था 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 1963 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल राइट एंड प्राइवी पर्स इंजॉय बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट वाज एबोलिश? तो जो प्राइवी पर्स या फिर स्पेशल राइट्स होता था जो ब्रिटिश का चलता था उसको किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है? तो उसको 1971 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रिंसली स्टेट का जो प्राइवी पर्स और जो स्पेशल राइट जो पावर था जो इंजॉय करते थे उसको 97 में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया है। एक मिनट चलो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत जो प्राइवी काउंसिल था उसको क्या किया गया था? एबॉलिश करके दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत प्राइवी काउंसिल जो था, जो प्रिविलेज था उसको सीज कर दिया गया था। जो रॉयल फैमिली का जो प्रिविलेज था उसको सीज कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है भाई? देखो यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि कुछ कुछ अमेंडमेंट है और बताना है कि वो अमेंडमेंट किससे संबंधित है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हमारा 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? 18वां, 39 और 52। अगर हम देखें तो हमें बस ये ध्यान में है ना। ठीक है, तो हमारे ध्यान में क्या है भाई? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ किसके तहत लाया गया था? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बताइए, अभी हम पूछे भी और देखो क्वेश्चन भी आ गया। एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लाया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल, फिलहाल तो ऑप्शन हमको क्या दिख रहा है? सॉरी, सेकेंड का होगा ना, डी का 2 होगा ना, ये तो नहीं है इधर। तो डी का 2 हमको एक ही दिख रहा है ना, क्योंकि हम लोग को तो एक ही याद है। सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं हम लोग पढ़ सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या कि एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग क्या कर लिए? साइन कर लिए, मतलब टिक कर लिए। क्या था हमारा? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एसोसिएटेड है एंटी डिफ्लेक्शन से। हमें बस इतना जानकारी था, बाकी सारा हमारा खुद ही हो गया। तो ये फिर भी देख लेते हैं। 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये नागालैंड से संबंधित है। 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये क्लैरिफिकेशन ऑफ द टर्म स्टेट। आर्टिकल 13 जो आता है ना उसमें स्टेट पढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 36 जो आता है ना उसमें हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो स्टेट टर्म है इसको क्लैरिफाई किया गया था 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये संबंधित है प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36 है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये संबंधित है एंटी डिफ्लेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखो यहाँ पे भी फिर से अमेंडमेंट है।
कर्टनमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये किस अमेंडमेंट के तहत कर्टन किया गया है? आई थिंक 38 के तहत किया गया है, बट आगे हम लोग देखते हैं। लोअरिंग द वोट ऑफ एज, जो 21 से 18 साल कर दिया गया था वोट का, वो किसके तहत किया गया है? 61st कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बताए थे। ठीक है। एवोल्यूशमेंट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट टोटल 7 हुआ करता था बट अब 6 है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो किसके तहत हटाया गया था? तो याद रखना है 42 के तहत नहीं हटाया गया था, 44 के तहत हटाया गया था। किसके तहत हटाया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था। द एडिशन ऑफ सेक्युलर वर्ड इन प्रीएम्बल, तो ये 42nd, ये सबको पता है 42nd में 3 वर्ड जोड़ा गया था, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। इसमें तो हम लोग को सारा आता था, तो हम लोग ने फटाक से सारा बन दिया। तो याद रखना जुडिशियल रिव्यू जो है कब कर्टन किया गया था? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत किया गया था। ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू 38 के तहत किया गया था। एवोल्यूशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है ये कब किया गया था? 44 के तहत किया गया था। लोअरिंग जो वोट है ये 61st के तहत किया गया था। सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था सेकंड के तहत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो आपको जानकारी होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैचिंग तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। नेक्स्ट 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे संबंधित है? तो हम बताए थे ना, आई थिंक हम बताए थे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो दिल्ली है उसको क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल दिल्ली को एज अ टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था। तो 1 का तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बताए थे ये। 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? 75th, तो हम लोग 73rd पढ़े, 74 पढ़े, 75 नहीं पढ़े, तो इसको थोड़ा से अभी साइड रखते हैं। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशंस 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े नागालैंड किससे संबंधित है? 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहाँ गया? फाइनल एक्सेप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल और एनी अदर लोकल लेवल, रिजर्वेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट। अभी हम लोग पढ़े ना भाई 18 कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? यही था ना 80 टर्म्स को क्लियरिफाई किया गया था। तो 18 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है टर्म्स को। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उसमें एक केस नहीं होता, 2-3 चीज़ अमेंड कर दिया जाता है। तो हम लोग एक केस का भी पढ़े, इस स्टेटमेंट स्टेट के बारे में क्लियर किया गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2000 में आया था वो किससे संबंधित है? अब देखो भाई या तो हम लोग फंस गए, मैचिंग देख लेते हैं। सो 1 का होगा 5, 1 का 5 में 2 केस है, एक ये है एक ये है। ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो बी सेम ही है, तो बी सेम है तो बी क्या है? बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, मतलब 18 क्या है 75 जो है वो एसोसिएटेड है किससे? स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल से। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम लोग देखेंगे सी। सी में 4 होगा कि 3 होगा? सी क्या है? 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो भाई 4 होगा कि 3 होगा? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल और एनी अदर लेवल। ठीक है, ये होगा कि भाई ये कैसे हो जाएगा? हम लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायत और जो भी है जो हमारा पंचायती राज है वो हम 73rd के तहत पढ़े हैं, और यहाँ पे 18वां का ही बात कर रहा है, 18वां में तो ठीक है। तो ये हमारा आंसर 18वां की 18वां नहीं है भाई, ये 80 है, इसलिए ना कंफ्यूजन हो रहा है। ये 80 है। 80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो 80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये एसोसिएटेड हमारा एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन। तो 10वां जो फाइनेंस कमीशन आया था उसको उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? सो हमारा आंसर हो जाएगा, तो याद रखना है 80th कॉन्स्टिट्यूशनल किसके लिए लाया गया था? जो 10th फाइनेंस कमीशन आया था उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? अभी 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। कौन इसके चेयरमैन है? तो अरविंद पनगरिया जो है इसके चेयरमैन है। कितना डेवोल्यूशन देने का बात किया है? 41% स्टेट डेवोल्यूशन देने का बात किया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा छूट गया हमारा? डी वाला 83 कॉन्स्टिट्यूशनल किससे संबंधित है? तो 83 कॉन्स्टिट्यूशनल संबंधित है नो रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो हम बताए थे जब हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताए थे अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है वो भी नहीं दिया गया। तो याद रख लेना है, ये जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है पंचायती राज में नहीं दिया गया है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ये ऐड किया गया है 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम लोग फ्रेश से। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया था, जिसमें दिल्ली को एज अ कैपिटल बनाया गया था। 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो स्टेट लेवल का जो रेंट ट्रिब्यूनल होता है उसको बनाया गया था। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के तहत क्या किया गया था? 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था। और 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोई भी रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का पंचायत में अरुणाचल प्रदेश में नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो फुल्ली स्टेट जो है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोविजंस
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और यहाँ पे फिर अमेंडमेंट है, ठीक है। तो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और यहाँ पे क्या है, राइट टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये हम लोग को सबको पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बताए थे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो 97th ये वाला तो हमारा हो गया। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत तुम्हारा एनजेसी लाया गया था, ठीक है। तो याद रखना है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, तुम्हारा एनजेसी लाया गया था, लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम बताए थे, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 15% तुम्हारा मेंबर होंगे तुम्हारा, इसमें ये बात किया गया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते क्या हो जाएगा हमारा आंसर। डी का क्या हो रहा है, डी का 2 हो रहा है। तो डी का 2 कहाँ है भाई, डी का 2 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एनजेसी, इसका डी होगा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर 1 का हम लोग पढ़े, 3rd होगा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बी का क्या होगा हमारा, बी का हमारा 1 होगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको फिर से। सो राइट टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत लाया गया था। जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, जो बैकलॉग फीलिंग्स में है, ये 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। जो फॉर्मेशन है एनजेसी का, ये 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। जो साइज लिमिटेड करता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत लाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब रिवाइज करेंगे लास्ट में, जब एक बार हम लोग पूरा प्रॉपर देख लेंगे कि कौन कौन सा हम लोग अमेंडमेंट देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज टर्म्स एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो अमेंडमेंट है जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया था, हटाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, इट एडेड 3 वर्ड्स इन preamble, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ट्रू। इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू, ठीक है। तो याद रखना है, कुछ हम गलत बोल रहे हैं क्या, ठीक है। तो ये क्या होगा, याद रख लेना है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ऐड किया गया था। 8 किया गया था, नहीं ये फॉल्स होगा, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था ना। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ तुम्हारा 42nd में ऐड किया गया था, और 11th यानी जो लास्ट है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है, इट ऐड न्यू DPSP आर्टिकल 39A और 43A और 47। नहीं भाई ये चीज़ ऐड नहीं किया गया था, ये फॉल्स है। 47, ठीक है, 47 नहीं ऐड किया गया था यहीं पे, इसका अगर आपको डाउट है, ठीक है। डाउट क्या होगा, 39A जो है ये 42nd में ऐड किया गया था, बट ये जो 43 है ये तुम्हारा ऐड नहीं किया गया था, वो 47 ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। 39A जो है वो 42nd में ही ऐड किया गया था, बट ये जो 47 लिख दिया ना, 47 ऐड नहीं किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है। इट ग्रांट द पावर टू द प्रेसिडेंट, इट कंसल्ट विद द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में ये भी ऐड किया गया था कि जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी मेंबर को लेकर डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट के साथ क्या कर सकता है, कंसल्ट करके उस चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो ये ऐड किया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। और ये BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, हम एक बार इसको अच्छे से रीड करवा देते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आया गया था, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। दिस अमेंडमेंट अमेंड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। आर्टिकल 40 को भी अमेंड किया गया था, एंड 7 शेड्यूल को भी अमेंड किया गया था, एंड ऐड 14 न्यू आर्टिकल्स एंड 2 न्यू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो याद रखना है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। 40वां आर्टिकल जो था वो जोड़ा गया था, 7 शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है, और 7 शेड्यूल में जोड़ा गया था, और 14 न्यू आर्टिकल को ऐड किया गया था, 2 न्यू पार्ट को ऐड किया गया था 42nd में। साथ ही साथ तुम्हारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। साथ ही साथ 3 न्यू वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में जोड़ा गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd में जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना है। अभी प्रेजेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है,
ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हम लोग ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया है। कहाँ से अडॉप्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हम लोग ने सोवियत यूनियन से क्या किया है, अडॉप्ट किया है। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A जो है इसमें टोटल 11 सब क्लॉजेस है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आइडिया हम लोग कहाँ से लिए है, तो ये हम लोग आइडिया जो है स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो बैठाया गया था। साथ में फिर बाद में तुम्हारा 1999 में वर्मा कमेटी भी बैठा है जो कि रिव्यू करने के लिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो तुम्हारा इन्फोर्सेबल है बाय द लॉ की नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। दिस अमेंडमेंट वॉज ब्राउट इन जनता गवर्नमेंट। सो जनता दल गवर्नमेंट के दौरान ये लाया गया था कि नहीं लाया गया था, ये आपको बताना है। विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड। ठीक है, तो डेफिनेटली ये तो ट्रू होगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। टाइमिंग तो यही है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल 1978 में लाया गया था। ठीक है, और ये ट्रू है क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी चेंजेस किए गए थे उसको फिर बदलाव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल में। ठीक है, नेक्स्ट। Through this amendment, first time it made clear in Constitution that President cannot act against the advice of the Council of Minister। तो 44 Constitutional Amendment Act में ये क्लियर स्पेसिफाई कर दिया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये एड एंड एडवाइस जो है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। नेक्स्ट, एज पर दिस अमेंडमेंट प्रेसिडेंट कैन रिटर्न the advice of the council of minister for the recommendation as mid time as he want till he satisfy। क्या बोल रहा है, as per this amendment। किस amendment का बात कर रहा है भाई, एक मिनट रुको यार, 44 constitutional amendment का बात कर रहा है ये। with this constitutional amendment change in 42nd constitutional amendment was made। ये वाला थोड़ा हमको डाउट है बट स्टिल हमको तो ये वाला जहाँ तक पता है कि ये होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई भी मतलब मेरा अगर सही नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि गलती होता है भाई। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है, एज पर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन एज मे टाइम्स ही वांट टू टिल इज सेटिस्फाइड। तो ये भी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो इसमें 2 पॉइंट टिक किया गया है। एक तो ये तो हम लोग पढ़े ही कि जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये भी जोड़ दिया गया था कि जैसे बिल अगर पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है ऑर्डिनरी बिल, तो उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज सकते हैं। बट फिर देखो यहाँ पे एक बात क्या है, मे टाइम एज ही वांट टिल ही सेटिस्फाइड। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको यहाँ पे फिर डाउट क्रिएट कर रहा है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर बिल भेजते हैं, ठीक है, मतलब बिल अगर साइन होके आता है प्रेसिडेंट के पास, तो वो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अगर फिर से बिल हाउस से पास होके आता है तो वहाँ पे फिर ऑब्लिगेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट को एसेंट देना। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, बट इसको हम क्लेरिफाई करेंगे बाद में, फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि इसमें भी हमको थोड़ा डाउट लग रहा है एंड वो क्वेश्चन में भी हमको थोड़ा सा वो ऑप्शन में भी क्लियरिफाई नहीं किया है ठीक से। 44 constitutional amendment, president can return only once the advice of the council of minister for reconsideration। ओनली वंस, देखो अब यहाँ पे ओनली वंस लिखा है और यहाँ पे ओनली वंस नहीं लिखा है, एज ही वांट टिल ही सेटिस्फाइड। तो ये थोड़ा सा खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन दिया है एंड देन फिर सॉल्यूशन भी वैसा ही दिया है। देखो यहाँ पे फिर लिखा है द अमेंडमेंट एम्ड टू अंडो सेवरल चेंजेस दैट इज मेड बाय द 44th एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 17। देखो ये चीज़ लिख दिया ना कि अमेंडमेंट जो भी हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल में, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं 44 कॉन्स्टिट्यूशनल में। तो ये पॉइंट भी मेरा होना चाहिए बट ये भी नहीं दिया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है सिर्फ जनता दल गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। तो ये 2 ऑप्शन क्या पूछा, क्या है इनकरेक्ट, अच्छा देखो भाई इनकरेक्ट पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। तो ये हमारा ट्रू है, वही हम बोल रहे हैं कि नॉट ट्रू पूछा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा एंड ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ये बात क्लियर 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी किया गया था, ठीक है। और ये ट्रू हो फॉल्स होगा क्योंकि ये सेटिस्फाइड नहीं, ओनली वंस होता है, ठीक है। अब मैं क्लियर हुआ भाई हमको लगा करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे देता है ना क्वेश्चन तो थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर द रिकंसिडरेशन टू द काउंसिल। अभी पढ़ क्या है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है बट ओनली वंस टाइम। अगर रिकंसिडरेशन के बाद वापस से बिल आता है तो एसेंट देना ऑब्लिगेटरी हो जाता है प्रेसिडेंट को। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड द जुडिडिक्शन। जुडिडिक्शन जो जुडिशियल जुडिडिक्शन होता है, जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसके बियॉन्ड, भाई ये चीज़ तो मतलब यहाँ पे ही एकदम फाड़ दिया क्वेश्चन को।
प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड, भाई जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये कुछ केसेस है जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, बार कोड जो होता है, ठीक है, कोर्ट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड जो पंचायत का होता है, वहाँ पे तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू नहीं मैटर करता है, कुछ केसेस में करता है, बट ये इलेक्शन वाले मैटर में नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज बीइंग द वॉयलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल क्या था, NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो 2014 में लाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल के दरखास्त कर दिया कि ये कहीं ना कहीं जुडिशियरी के इंडिपेंडेंसी को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। और जुडिशियल जो है, और एक बार पार्लियामेंट को फिर से याद दिलाया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो है ये कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा क्लास करने में, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या ही कर सकते हैं फिर, ठीक है, अच्छे से क्लास करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, नहीं अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट में बताओ ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है कि हम आगे में थोड़ा सा समरी करें चैप्टर का, तो ठीक है, आप डायरेक्ट बोलो कि समरी नहीं करना है, तो देन हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जैसा सजेस्ट करोगे वैसा हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, चेंज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी गलती हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आता नहीं है, एंड देन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। With Constitutional Amendment Act, dealings with National Judicial Appointment Commissions was declared unconstitutional by the Constitutional Bench of the Supreme Court, ठीक है। ये कब हुआ था, 99 Constitutional Amendment Act 2014, ठीक है, तो याद रख लेना ये चीज़। 2015 में इसको ना 5 जज का बेंच बैठा था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो याद रखना 2014 में लाया गया था, किसके द्वारा, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था, एंड 2015 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैन फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन द पार्टी टिकट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट जो है ये बैन करता है जो फ्लोर क्रॉसिंग होता है बाय द मेंबर इलेक्टेड ऑन द पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेचर्स। अब ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है यानी दल बदल कानून, दल बदल इन द सेंस कि यहाँ से इस पार्टी से हम इलेक्ट होके गए और फिर हम इलेक्ट होने के बाद हम दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो ये एंटी डिफ्लेक्शन के अंदर आता है, और एंटी डिफ्लेक्शन हम बताए थे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये एंटी डिफ्लेक्शन है। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ही समझ जाइए कि दल बदल कानून है। दल बदल कानून मतलब ज्वाइन हम वोट किसी और पार्टी के अकॉर्डिंगली, एंड फिर वोट लेने के बाद जब हम जीत गए तो हम पार्टी क्या कर लिए, चेंज कर लिए, पार्टी टिकट क्या कर लिए, चेंज कर लिए। तो ये जो है इसको रोकने के लिए एंटी डिफ्लेक्शन, जो कि 10th शेड्यूल को जोड़ा गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत, ठीक है। और 1901 कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या किया गया था, फर्दर इसको अमेंड किया गया था, किसको, 52nd को फर्दर 91 में अमेंड किया गया था, साथ ही साथ 91 में फिक्स कर दिया गया था 15% से कम होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which one of the following constitutional amendment introduced anti deflection prohibition? तो anti deflection prohibition फर्स्ट टाइम किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, और इसको 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत चेंजेस भी किया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, तो ये डिफ्लेक्शन से संबंधित है, ठीक है। In which amendment was evil of deflections from the political parties is in India is enacted? तो 52nd, ये evil practice ही है ना। evil practice कैसे है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को जानते थे, और जैसे कई बार क्या होता है, लोग जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, पार्टीज के नाम पे, पर्सन को नहीं देखते, पार्टी के नाम पे क्या करते हैं, वोट दे देते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि अभी बीजेपी का बहुत चलन है, तो बीजेपी का कोई पार्टी को हम वोट कर दिए, मतलब हमको लीडर पसंद नहीं है बट हमको वो पार्टी पसंद है, तो हम क्या किए, बीजेपी के नाम से वोट गिरा दिए, जीत तो वो पर्सन गया, ठीक है, बीजेपी के नाम पे, बट जीतने के बाद क्या किया, वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये तो जो पीपल है, जो लोग हैं जो बीजेपी के नाम पे वोट दिए थे, वो उनके साथ तो धोखा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का जो इवल प्रैक्टिसेस था, जो डिफ्लेक्शन होता था, उसको रोकने के लिए 52 जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कब, 1985 में लाया गया था, ठीक है। द authoritative text of the Indian Constitution in Hindi was authorized to the publish by which of the following constitutional amendment? ठीक है, बेसिकली इसमें ये बात किया जा रहा है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिंदी टेक्स्ट भी प्रेजेंट हो, तो हिंदी टेक्स्ट भी प्रेजेंट हो, ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो ये 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
नहीं 58, ठीक है। तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसमें हिंदी टेक्स्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी टेक्स्ट भी हो, जैसे कोई अमेंडमेंट होता है तो उस अमेंडमेंट को हिंदी टेक्स्ट में भी क्या किया जाए, लिखा जाए। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 58 है। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत हिंदी टेक्स्ट जो है उसको भी ऑथराइज्ड देने का बात किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द लोअरिंग द एज, तो एज को लोअर करता है, 21 से क्या कर दिया, 18 साल वोटिंग एज कर दिया। कौन सा है, 61 कॉन्स्टिट्यूशन। 42 क्या क्या है अभी बताए, ठीक है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था भाई, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी चेंजेस किए गए थे 42 में उसको क्या किया गया था, हटाया गया था। 24 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट, ठीक है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसिंग द एज 21 to 18, किसमें, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल, किसमें, 61st। रिपीट करो ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। ये सब याद करने वाला चीज़ है, इसमें समझने वाला तो कुछ नहीं है, तो जितना आप रिपीट करोगे उतना दिमाग में जाएगा। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज को मिनिमम कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकम नेशनल कैपिटल, तो 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था, 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। विच वन ऑफ द अमेंडमेंट दिल्ली हैज बिकम ए नेशनल कैपिटल रीजन, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत किया गया था। 73rd पंचायती। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली जो था यूटीज जो था वो नेशनल कैपिटल बना, 69 बार बार रिपीट हो रहा है। 73rd पंचायती, 74 म्यूनसिपैलिटीज। 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, तो 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, सेंटर स्टेट रिलेशन, एस्टेब्लिश ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज, फंडामेंटल राइट्स और रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये किससे संबंधित है, जो SC और ST का रिजर्वेशन है लोकसभा में उससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिकली SC और ST का जो रिजर्वेशन होता है ना उसको टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेक द प्रोविजन रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा, तो अभी बताए 79 कॉन्स्टिट्यूशन। 79 कॉन्स्टिट्यूशनल किससे संबंधित है, SC ST का रिजर्वेशन से संबंधित है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे संबंधित है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट जॉब, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये तो नहीं होगा ना, ये किस में आता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल के आता है, तो ये हम लोग कैंसिल कर दिए। रिजर्वेशन ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इन गवर्नमेंट जॉब, ये थोड़ा सा हो सकता है, डाउट लग रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, रिजर्वेशन ऑफ 30% पोस्ट फॉर वुमेन इन द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है, और एलोकेशन ऑफ मोर नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स फॉर द रिसेंट फॉर्म्ड। भाई हम क्या किए हैं, कुछ तो गलती कर दिया ना। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे संबंधित है, ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। सो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का बात करता है एज 6 से लेके 14। दिस अमेंडमेंट अ न्यू आर्टिकल 21A was added to the constitution under fundamental duties, आर्टिकल 45 कैन बी अमेंडेड। ये हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग चेक करना, तो 93 में ये है क्या, क्योंकि ये सब जो बात लिखा गया है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था, एक बार ये चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। नहीं तो दिस अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड अंडर 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे नेगेटिव नहीं पूछ रहा है, फिर बात वही लिख रहा है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल डील्स विद दी, अच्छा इसको थोड़ा सा डाउट में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कम्स इन फोर्स। याद रखना है भाई कि जो अमेंडमेंट लाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल 2002 में, ठीक है, 2002 में जो लाया गया था वो इनफोर्स कब हुआ, 2010 में जाके, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन जो है ये इनफोर्स कब हुआ, तो ये फोर्स में आया तुम्हारा 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 अप्रैल 2010 में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो रिसेंट क्वेश्चन है, थ्रू विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट, तो किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन। पता नहीं वो जो IS वाला क्वेश्चन है, UPSC वाला क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि सब जगह 86 थी है, 93rd का कॉन्स्टिट्यूशन का तो फिलहाल हमको आइडिया नहीं है, बट चेक करके बताएंगे, ठीक है।
सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो राइट टू एजुकेशन है उसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट आता है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट अ न्यू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सब जगह तो वही बात किया जा रहा है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जोड़ा गया था और डीपीएसपी में भी जोड़ा गया था। ठीक है, और इन्फोर्स में कब आया था? 2010 को। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय, किस राइट्स के तहत जोड़ा गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। देखो यहाँ पे ऑप्शन 93 भी है, बट स्टिल 93 को करेक्ट नहीं माना गया, 86 को माना गया। 86 में ही जोड़ा गया था, बट ये 96 उसने 93 कैसे दिया था, आई डोंट नो। ठीक है, तो इशू हो सकता है कुछ। आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफकेट द कंबाइंड नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विद इनटू 2 सेपरेट बॉडी। तो ये है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, पहले क्या होता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो था ये कंबाइंड था, बट 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। और आज शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर तुम्हारा शेड्यूल ट्राइब जो है, ये दोनों अंडर अलग अलग आर्टिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 338 जो है ये तुम्हारा शेड्यूल कास्ट को डिपेंड करता है और 338A जो है ये शेड्यूल ट्राइब को डिपेंड करता है। ये कब लाया गया था? तो 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत बाइफिकेट कर दिया गया था। ठीक है, बताओ तो आप लोग कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, ओबीसी जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स द साइज ऑफ कंट्रोल ऑफ Council of Ministers at the center and the state is not exceeded 15% of the total memberships of the लोक सभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। किस में जोड़ा गया था? 91 में जोड़ा गया था, ये बताए थे। 91 में जोड़ा गया था कि 15% से ज़्यादा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो होंगे स्टेट पे, वो नहीं ज़्यादा हो सकते। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे इंक्लूडेड है? तो सीलिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सो बाइफिकेशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब किस में आता है? 89 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर हैज़ बीन लिमिटेड 15%, किसमें? 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द साइज ऑफ यूनियन मिनिस्टर? सो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बाय विच constitutional amendment OBC has gives 27% reservations, तो OBC को 27% रिजर्वेशन 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है, और 10% रिजर्वेशन EWS को 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया। ठीक है, तो याद रखना ओबीसी को, जो ओबीसी में जो 27% रिजर्वेशन दिया जाता है वो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे कंसंट्रेटेड है? तो ये तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 14 साल के लिए, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया? तो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। According to Article 243ZJ of the Indian Constitution's मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरेट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना होगा? 21 होगा। ZJ ये किसके अंदर आता है? म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर आता है, ये वाला आर्टिकल। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड होता है उसमें 21 मेंबर जो होंगे ये मैक्सिमम होंगे। ठीक है, नॉट एक्सीडेड 21 मेंबर। ठीक है, तो याद रख लेना है कि जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो तुम्हारा 21 होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में लाया गया था, अबाउट चेंज ऑफ टेररिज्म बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? 2022 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का। अंडर दिस इंडिया ट्रांसफर्ड 51 एन्क्लेव्स टू द बांग्लादेश, वेयर बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 101 एन्क्लेव्स टू द इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। याद रखना है कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था। कुछ जो एरिया बांग्लादेश का था वो इंडिया के अंदर लाया गया था, और इंडिया का जो कुछ टेरिटरी था, टेरिटरी नहीं कुछ एरिया जो था उसको क्या किया गया था? बांग्लादेश को दिया गया था। तो याद रखना है 51 जो था वो हम लोग बांग्लादेश से लिए थे, और बांग्लादेश को हम लोग 111 ट्रांसफर किए थे। किसके तहत? 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, Which one of the following constitutional amendment provide goods and services tax? तो GST 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 बोल भाई 16 मंथ भी देखा, ईयर भी देखना पड़ेगा ना। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था 2016 में। 2016 में जीएसटी आया था, 2016 में ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो 2016 में जीएसटी लाया गया था एंड 2017 में इन्फोर्स में आया था। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड,
ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैच द फॉलोइंग है। द कॉन्स्टिट्यूशनल 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? ठीक है, पहला, अब देखो हम बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन में मैचिंग आए तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपका ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पता है। 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ में अमेंड किया था भाई? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था ये 334 में चेंज किया गया था। ठीक है, तो हमको खाली क्या पता है? डी पता है, डी का 2 होगा। अब देखते हैं भाई, डी का 2 हमारा किस्मत। ठीक है, तो देखो ए का तो सब जगह क्या है? 1 ही है, तो ए का तो 1 ही होगा, रहने दो। डी का 2 होगा, तो डी का 2 कहाँ पे है? तो डी का 2 हमारा यहाँ 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन में हम लोग फंस गए। अब हमको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशनल और 95th कॉन्स्टिट्यूशनल किससे संबंधित है? चलो देख लेते हैं भाई। गड़बड़ कर दिया क्या? छोड़ो इसको, हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ लिया है। ठीक है, सो 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो लाया गया था वो अमेंड करता है आर्टिकल 164 को। 164 को अमेंड करता है 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंड करता है 334 को। ठीक है, 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 8 शेड्यूल को अमेंड करता है, और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंड करता है आर्टिकल 15 को। ध्यान में रख लीजिएगा, 94 जो है 164 को अमेंड करता है, 95 जो है वो 334 को करता है, 96 जो है ये 8 शेड्यूल को अमेंड करता है। 8 शेड्यूल क्या है? मतलब इसमें कोई ना कोई तुम्हारा क्या होगा? लैंग्वेज जोड़ा गया होगा। और 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये करता है 103rd को। अरे भाई ये हम लोग कैसे स्किप कर दिए भाई? 10% रिजर्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिया गया है। क्या ही बोलो, 15%, 15 आर्टिकल 15 क्या डील करता है तुम्हारा? आर्टिकल 15 डील करता है कि तुम्हारा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगा इस ग्राउंड पे। ठीक है, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो देखो ये थोड़ा सा ना, अगर हमको डी का ही बस मालूम होता तो हमारा हो जाता। और ना इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको यही देखने को मिलेगा, जो फेमस होगा ना, एक फेमस दिया होगा, बाकी ऐसा अमेंडमेंट दिया होगा जो आपको जानकारी नहीं होगा, और ऑप्शन ऐसा सेट किया होगा कि अगर आपको वो फेमस पता है तो आप एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ वही था, हम ध्यान ही नहीं दिए। 103rd ऐसे लिखता तो ध्यान रहा था, ऐसे ही लिखा था। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद ग्रांट एसेंट टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो 2021 में रामनाथ कोविंद ने किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अपना एसेंट दिया था? तो 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दिया था। ठीक है, 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को दिया था, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया है? 106 कॉन्स्टिट्यूशनल 2023 में आया है। एंड 2023 में कौन थी हमारी प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू तो 105वां होगा, क्योंकि 106 से तुम्हारा द्रौपदी मुर्मू ने, तो 105वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको एसेंट तुम्हारा किसने दिया था? रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है केसेस को। तो गोलकनाथ केस, सो गोलकनाथ केस कब आया था भाई बताइए जरा? गोलकनाथ केस 1951 में आया है ना गोलकनाथ? नहीं, 1957 में आया है गोलकनाथ। गोलकनाथ 1957 में आया है। केशवानंदा भारती केस कब आया है? केशवानंदा भारती केस 1973 में आया है। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। तो अब आप अरेंज कर लीजिए, ये हमारा पहले होगा, ये हमारा सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा, ये हमारा 4 होगा। तो 4 वाला तो 4 में होगा, फिर हमारा सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा ये, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा। अच्छा 1957 है, 1967 में, हमको वही थोड़ा सा डाउट लग रहा था। ठीक है, तो याद रखना है कि गोलकनाथ केस कब आया? 1967 में आया। ठीक है, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया। केशवानंदा भारती केस 1973 में आया है। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। Which of the following case Supreme Court limited the power of Parliament to amend the constitutions for the first time? तो फर्स्ट टाइम किस केस के अंदर पार्लियामेंट का जो पावर है उसको लिमिट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो ये आया था तुम्हारा गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कब आया था तुम्हारा? 1967 में। सो गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके जो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में चल रहा था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है? अमेंड नहीं कर सकता है डीपीएसपी को लागू करने के लिए। ये था गोलकनाथ केस, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अपने जो लिमिटेशन है उसको दर्शाया था। ठीक है, केशवानंदा भारती केस कब आया था बता दिए? स्टेट ऑफ केरला। मिनर्वा मिल्स केस जो है ये
1980 में आया था। मिनर्वा मिल्स केस जो है ये 1980 में आया था और ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वो डीपीएसपी और तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। केशवानंद भारती केस जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का तुम्हारा इसी के तहत लाया गया था। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो तुम्हारा केशवानंद भारती केस के द्वारा ही लाया गया था। नेक्स्ट, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, देखो तुम्हारा 2023 के में आया हुआ है। ठीक है, अब 2023 में जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम, इसमें ये भी हमको जानकारी होना चाहिए और हमको ये भी जानकारी होना चाहिए। तो गोलकनाथ केस किसके लिए है, तो वही तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का कॉन्फ्लिक्ट को लेके है। कब आया था, 1967 में। मिनर्वा मिल्स केस भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि जो हार्मोनी है, हार्मोनी बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी जो है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये किसमें दिया गया था, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रपोनेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, किस केस में, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस केस के तहत, तो केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया हु कम्पीट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो सिटीजन का फंडामेंटल राइट को अमेंड करना, चेंज करना, ये पावर किसके पास है, तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, क्योंकि बताए थे ना फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट किसके अंदर आता है, स्पेशल मेजोरिटी के अंदर आता है, और स्पेशल मेजोरिटी में कौन वोट करता है, पार्लियामेंट। द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज, तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इसका मतलब क्या है, सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल सो इट दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेट, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे मूल ढांचे हैं जिनको अमेंड करके भी नहीं बदला जा सकता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एब्रिगेटेड और टेकन अवे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल कैन नॉट बी अमेंड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग्स विद द प्रोसीडिंग, तो ये सब नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो लॉ पास टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी ऑफ state policies contained article 39b and 39c shall be deemed to void on the ground that abrogate article 40। बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, डीपीएसपी जो आर्टिकल 39 का क्लॉज बी है, ठीक है, और क्लॉज सी है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में आर्टिकल 39 का क्लॉज बी और सी जो है, इसको लागू करने में अगर फंडामेंटल राइट 14 और 19 वायलेट भी होता है तो वो क्या होगा, वो जायज़ है। ये किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, तो ये 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। तो याद रखना है 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जोड़ा गया था हमारे संविधान में कि अगर तुम्हारा 39 क्लॉज बी और सी को लागू करने के लिए अगर आर्टिकल 40, 90 वायलेट भी होता है तो ये जायज़। आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी जो है ये बात करता है तुम्हारा किस चीज़ को लेके, कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो एक जगह पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए अगर सरकार कोई नियम लाती है तो वो ला सकती है, ये बात करता है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रू द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऑल डीपीएसपी हैव बीन प्रिफर्स ओवर द फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन आर्टिकल 14 और 90। ऑल नहीं होगा भाई, आर्टिकल 31 क्लॉज बी और क्लॉज सी को लागू करने के लिए अगर 14 और 19 वायलेट होता है तो जायज़ है। तो ये तो फॉल्स हो गया हमारा स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैड लेइंग डाउन वर्डिक्ट मिनर्वा मिल्स केस 1980 में द प्रेफरेंस गिव्स ओनली डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन दिस ओवर फंडामेंटल राइट मेंशन इन ये, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट होगा, 1 क्या होगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 39 क्लॉज 31 लिख देते हैं, 39 क्लॉज बी और सी को लागू करने के लिए अगर आर्टिकल फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 और 19 अगर क्या बोलते हैं वायलेट भी होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली माना जाएगा। ठीक है, ये बात कहा गया था किस अमेंडमेंट के तहत, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कब, 1971 में ही। नेक्स्ट आते हैं, सिक्किम बिकम द न्यू स्टेट, तो सिक्किम जो है न्यू स्टेट बना था किस अमेंडमेंट के तहत, तो सिक्किम जो है नया स्टेट बना था अंडर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, तो याद रखना है सिक्किम जो है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत न्यू स्टेट बना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिक्किम्स आर ट्रू। ठीक है, तो सिक्किम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इट बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975, इट कंसिडर्ड एज अ बोटेनिस्ट पैराडाइज, इट्स पॉपुलेशन इज मेनली मेड अप ऑफ लेप्चा ट्राइब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिक्किम के बारे में पूरा जानकारी दे। सिक्किम वॉज फुल फ्लेज स्टेट बना था 22वां कॉन्स्टिट्यूशन 22 में
सॉरी सिक्किम जो था वो जो फुल फ्लेज स्टेट बना था 22वां नंबर का था, और इसको जोड़ा गया था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, प्रोवाइड द टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद सिक्किम। तो इसमें हमारा क्या आंसर सही होगा कि सिक्किम जो है ये बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट इन 1975। तो आई थिंक जो सेकंड 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये उतना में ही हुआ है। तो ऑल स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। याद रखना है सिक्किम जो है ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, जो कि लाया गया था 1975 में। सिक्किम जो है तभी इंटीग्रल पार्ट बना था इंडिया का। दिस रीजन ब्लेस्ड, इस रीजन में बहुत बायोडाइवर्सिटी है। एज अ पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट बिकम्स द हिमालयन हॉट स्पॉट है सिक्किम। बेसिकली नेटिव्स है लेप्चा ट्राइब्स का, भोतियाज और नेपालीज। तो सिक्किम में जो नेटिव ट्राइब्स है वो लेप्चा है, भोतियाज है और नेपालीज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। पूछा जा रहा है कुछ देखो, नॉर्थ स्टेट जो है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब याद रख लेना कि ये कब ऐड हुआ था एज अ स्टेट, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है। सिर्फ नॉर्थ स्टेट का देख लेना, बाकी इधर का देखने की जरूरत नहीं। वो 7 स्टेट जो है उसका एकदम देख लेना कि वो कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, मिजोरम हैज ग्रांटेड एज द स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मिजोरम जो है ये तुम्हारा 53rd के तहत जोड़ा गया था। 36 के तहत सिक्किम, 53rd के तहत मिजोरम। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है कब आया था, 1987 में। नेक्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशन 98 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है किससे रिलेटेड है। तो 98 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है ये रिलेटेड है तुम्हारा एनजेसी कमीशन। तो एनजेसी कमीशन 99 में हम लोग पढ़े थे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था। और कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूट 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अप टू 2013। तो 2013 तक कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। एक सेकेंड रुकिए, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन पुराना है, सो इसमें 2014 में आया हुआ है, तो इसलिए पूछा है 2013 तक कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका था। तो इसको स्किप कर सकते हैं, बस यहाँ पे ये जानकारी आपको रखना है कि 2026 तक अभी तक कितना टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुका है। और 106 कौन सा था, ये 33% जो सीट है वो लोकसभा और राज्यसभा में सीट महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। सो इसी के साथ हमारा जो भी क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड वो खत्म हो चुका है। टोटल 82 क्वेश्चन हम लोग ने उस चैप्टर से किया। क्या नाम था हमारे चैप्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोग ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स को पढ़ा। और आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ने जितना अमेंडमेंट पढ़ा है ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई अमेंडमेंट एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस इसमें जितना मेंशन है स्पेशली कुछ जैसे कि एंटी डिफ्लेक्शन वाला हो गया, उसके बाद एज जो डिक्रीज किया गया है वो हो गया, फिर राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है, नेशनल कैपिटल जो बना है। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको एकदम फोकस करना है। बट कुछ ऐसे हैं जो कि स्किप भी कर सकते हो आप, जैसे कि 90 हम लोग सेकंड पढ़े थे, थर्ड इंपॉर्टेंट है, 95 पढ़े थे। इस तरीके से कुछ आप स्किप कर सकते हो, बट मेजर जो पढ़े थे हम लोग वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड उसके प्रोसेस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, बहुत सारे क्या बोलते हैं केसेस को भी हम लोग ने कवर किया है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा हो जाएगा। सो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा भी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। होप यू लाइक माई वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।